नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं सौदा आपका। कमोडिटी बाजार पर हम नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं सौदा आपका में क्या कुछ एक्शन रहने वाला है। कमोडिटी बाजार खुलते ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ समझिए कहां है कमाई के टिप्स, कहां आपको लगाना है स्टॉप लॉस और किन लक्ष्यों पर रखें आप अपनी नजर। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया 10:10 में। मार्च सीरीज का है आज पहला दिन, तो निफ्टी में बनाइए स्ट्रैटेजी। छोटे शेयर्स में दिख रहा है ज्यादा एक्शन, कहीं है ऊंचाई तो कहीं शेयर्सों में दबाव है, और क्या करें इनमें हम बताएंगे आपको। मालिया का यूनाइटेड स्पिरिट ग्रुप से इस्तीफा, शेयर में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, और एफएनओ बाजार में हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपके लिए साबित होगी कमाई के टिप्स। लेकिन उससे पहले हम बताते हैं कि कमोडिटी बाजार के लिए किस तरह के संकेत हैं और भारतीय कमोडिटी बाजार किस तरह के क्यूज लें विदेशों के संकेतों से। डॉलर इंडेक्स में गिरावट के बावजूद आज रुपए को खास सपोर्ट नहीं मिला है। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना लगातार चमक रहा है। दरअसल सोने को मौजूदा स्तर पर जोरदार टेक्निकल सपोर्ट मिल रहा है, और इसलिए हम देख रहे हैं कि एक जो 1230 का लेवल है उसको मेंटेन करने में सोना कामयाब हो रहा है। दूसरी ओर अगर बात करें ईटीएफ्स की, तो होल्डिंग बढ़ने से भी सोना धीरे धीरे लगातार ऊपर चढ़ता ही जा रहा है, और अच्छी बात यह है कि $1235 के आसपास हम अभी सोने को देख रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद घरेलू बाजार में सोने की रफ्तार अभी इस मुकाबले धीमी जरूर है। मौजूदा एक्सचेंज रेट और परसेंट इंपोर्ट के साथ सोने का भाव करीब 31,000 रुपए प्रति 10 ग्राम होना चाहिए, लेकिन फिलहाल ये 29,500 रुपए के आसपास ही बना हुआ है। ऊंची कीमतों पर मांग कमजोर पड़ने से हाजिर में प्रति ऑन्स करीब $35 का डिस्काउंट अभी चल रहा है। और कच्चे तेल की अगर बात करें तो उठापटक जारी है, लेकिन कल हमने कच्चे तेल को थोड़ा सा सपोर्ट लेते हुए देखा था, क्योंकि ऐसी खबरें निकल कर आई कि ओपेक देशों और रशिया के बीच में मार्च में एक बैठक हो सकती है आउटपुट फ्रीज को लेकर के, और ये इन खबरों के दम पर हमने कच्चे तेल में एक बाउंस बैक कल रात के ट्रेडिंग सेशन में जरूर देखा है। और इसकी शुरुआती गिरावट अब खत्म होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर एलएमई पर कॉपर में हल्की सी मजबूती देखने को मिल रही है, और एग्री कमोडिटीज में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास का दाम पिछले 80 महीने के निचले स्तर पर लुढ़क गया है। चीन के रिजर्व स्टॉक से सप्लाई बढ़ने के अनुमान से कपास में ये गिरावट देखने को मिल रही है। तो आज देखते हैं कि घरेलू कमोडिटी बाजार किन लेवल्स पर शुरुआत करते हैं। नजर रहेगी क्रूड की चाल पर। ओपेक और रशिया के बीच में जो एक मार्च में बैठक होने वाली थी उसका असर किस तरह से दिखता है क्रूड की कीमतों पर, इस पर हम नजर बनाए रखेंगे। गोल्ड चमक रहा है, और क्या भारतीय बाजार में भी उसकी रफ्तार उतनी ही तेज है, या ग्लोबल संकेतों के विपरीत अभी थोड़ी सी धीमी चाल हमें सोने में जरूर दिख रही है डोमेस्टिक बाजारों में। तो इन सब पर रहेगी नजर, और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट्स भी आपको बताएंगे। सोने की शुरुआत 29,700 पर हो रही है। 74 रुपए की कमजोरी फिलहाल देखने को मिल रही है, और ये 29,000 का जो लेवल है इसमें हम गोल्ड को काफी लंबे समय तक रुका हुआ देख रहे हैं। 29,700 पर कमजोरी के साथ सोने की शुरुआत। चांदी भी कमजोर, 37,055 का भाव, 152 रुपए की कमजोरी चांदी में देखने को मिल रही है। क्रूड आपकी स्क्रीन पर 2,285 का स्तर क्रूड में दिख रहा है। तेजी के साथ आज क्रूड की शुरुआत हो रही है। नेचुरल गैस 124 रुपए 10 पैसे के हिसाब से कमजोर शुरुआत करता हुआ आज। बेस मेटल्स में कॉपर में तेजी, 316 रुपए 60 पैसे का भाव कॉपर एमसीएक्स खुलते के साथ। वही निकल की अगर बात करें तो 578 रुपए 50 पैसे के भाव के साथ निकल की शुरुआत हो रही है। लेड भी तेजी के साथ 116 रुपए 95 के लेवल्स पर लेड है, यानी पूरा ही बेस मेटल पैक आज हरे निशान पर शुरुआत कर रहा है। जिंक भी आज हरे निशान पर मजबूती के साथ शुरुआत करते हुए इसी ट्रेंड को एल्यूमिनियम भी फॉलो कर रहा है, और 108 रुपए 60 पैसे के साथ हरे निशान में एल्यूमिनियम एमसीएक्स की शुरुआत हो रही है। एग्री कमोडिटीज पर नजर। मस्टर्ड कमजोरी के साथ खुल रहा है, 3,933 का भाव मस्टर्ड में दिख रहा है। सोयाबीन भी कमजोरी के साथ लाल निशान पर खुलते हुए आज सोयाबीन भी कमजोरी दिख रही है, 10 रुपए की कमजोरी सोयाबीन की शुरुआत के साथ। लेकिन सोया ऑयल में भी आज कमजोरी के साथ ही शुरुआत हो रही है, 615 रुपए 10 पैसे के भाव के साथ सोया ऑयल की शुरुआत होती हुई। क्रूड पाम ऑयल अभी अनचेंज्ड है, अभी खुला है, 480 का स्तर हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन पूरी एग्री
कमोडिटीज में हमें दबाव दिख रहा है। चना भी इसी दबाव को फॉलो कर रहा है। बार्ले भी देखिए लाल निशान पर ही आज शुरुआत करते हुए नजर आ रहा है। और तो क्या करना चाहिए आपको? जहां बेस मेटल्स दिख रहे हैं मजबूत, एवरी कमोडिटीज कमजोर हैं, क्रूड भी आज मजबूती के साथ खुला है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं दो कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट, पैराडाइम कमोडिटीज के बिरेन वकील और हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। बिरेन नमस्ते। सोने को सपोर्ट इतना जो मिल रहा है, आपको क्या लग रहा है, क्या वजह आप देख रहे हैं? और अगले हफ्ते बजट का इंतजार है जहां इंपोर्ट ड्यूटी पर कुछ फैसला आ सकता है, क्या करें सोने में? बिरेन, काफी सारे न्यूज ट्रिगर्स हैं अभी। सोने में इम्पोर्ट ड्यूटी रिडक्शन तो मैं नहीं देख रहा हूँ। सोने में गोल्ड में काउंटर इंडिकेटिव ट्रेडिंग, मतलब के उछाले पे बेचो और डिप्स पे बाय करो, ये अच्छी रहेगी। सोना 1200 के नीचे नहीं देखता हूँ, 1270 के ऊंचे नहीं देखता हूँ। इंडियन टर्म्स में 26,200 के नीचे नहीं देख रहा हूँ, सॉरी 29,200 के नीचे नहीं देख रहा हूँ, और 30,200 के ऊपर भी नहीं देख रहा हूँ। करंट लेवल से 29,500 के आसपास बाइंग प्रेफर करूंगा। ओके, सो चार पर बेचो, गिरावट में इससे खरीदो, ये स्ट्रैटेजी बिरेन बता रहे हैं सोने में। लेकिन बिरेन, कच्चे तेल पर क्या नजरिया बन रहा है? अब निगाह टिकी रहेगी मार्च की वो बैठक में ओपेक देशों और रशिया के बीच में। ऐसे में आप कच्चे तेल में क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे? कच्चे तेल में लोग ओवरली बेरिश है, मतलब ये क्राउडेड ट्रेड जिसको बोलते हैं, तो यहाँ मैं शॉर्ट साइड अवॉइड करूंगा। यहाँ करीबन 2000 के आसपास मुझे एक्यूमुलेशन बाइंग में दिलचस्पी है। 2000 पे थोड़ा हल्का सा बाई, 1900 पे हल्का सा बाई, 1800 उस जगह स्टॉप लॉस, और अपसाइड में 2250 और 2450 का टारगेट, और करीबन 10-20 दिन का ये टाइम फ्रेम है। और बेस मेटल्स में आपकी राय जानना चाहूंगी। काफी उठापटक हम देख रहे हैं बेस मेटल्स में, खासतौर पर कॉपर में आप किन लेवल्स को देख रहे हैं? क्या लक्ष्य होंगे, क्या स्टॉप लॉसेस सजेस्ट करेंगे कॉपर में? कॉपर में ओवरऑल मैं अभी भी बेरिश हूँ, और यहाँ मुझे मुस्कान जुटी ही लगती है, तो यहाँ मैं 320 के आसपास शॉर्ट प्रेफर करूंगा। 325 का स्टॉप लॉस रहेगा। नियर टर्म ऑब्जेक्टिव 315 रहेगा, और पूर्व का ऑब्जेक्टिव 305 रहेगा। तो सेल की सलाह कॉपर में बिरेन वकील दे रहे हैं। लक्ष्य ये 312 रुपए का देख रहे हैं, स्टॉप लॉस 325 रुपए 50 पैसे का, इसका ख्याल रखें और कॉपर बेचे। आस्था जैन मेरे साथ है। आस्था, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आपकी नजर कहाँ है, क्या सलाह देंगी? गुड मॉर्निंग प्रियंका। एग्री कमोडिटीज में मेरी पहली टॉप पिक रहेगी चने के ऊपर। कल जिस तरह से काफी एक अच्छा बाउंस बैक देखा गया है चार्ट पे, उसकी वजह से ऐसा लगता है आज भी तेजी जारी रह सकती है। फंडामेंटल्स की भी बात करें तो डिमांड काफी स्ट्रांग निकल के आ रही है दाल मिल्स की तरफ से, और जिस तरह से गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है फार्मर से, क्योंकि उनको बफर स्टॉक क्रिएट करना है, तो वो भी कॉम्पिटिशन दे रहा है यहाँ पे ट्रेडर्स को, तो डेफिनेटली प्राइसेस का फायदा इसको मिलना चाहिए। तेजी की कॉल इसमें रहेगी ऑन द लेवल ऑफ 4150, स्टॉप लॉस रहेगा 4100 का। गोइंग फॉरवर्ड चने में जो टारगेट रहेगा वो 4220 का है। ये शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म का कॉल है। सेकंड मेरा कॉल रहेगा कोरिएंडर धनिये पे। सेल का कॉल इस काउंटर पे रहेगा। काफी अच्छी मंदी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। गोइंग फॉरवर्ड 6100 तक के भी लेवल्स हमें कोरिएंडर में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए सेलिंग का कॉल रहेगा 6300 के लेवल पे, 6465 के स्टॉप लॉस के साथ। गोइंग फॉरवर्ड टारगेट रहेगा 6115 का। ओके, सो दो कॉल, एक सेल की कॉल धनिया में दे रही है आस्था आपको, और एक बाय की कॉल चने में दे रही है आस्था आपको, और इनके स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर हैं, जरूर ख्याल रखें इनका। आस्था, एक और सवाल, ग्लोबल मार्केट में गेहूं 5 साल के अपने निचले स्तर पर है, अगले महीने से घरेलू बाजार में आवक भी बढ़ेगी, गेहूं में आप क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे अभी? फंडामेंटल्स की तरफ अगर हम देखें तो डेफिनेटली यहाँ पे एक मंदी की स्ट्रैटेजी रह सकती है, लेकिन आज के ट्रेड की बात करें, क्योंकि 1% ऑलरेडी ये कमोडिटी खुली है 1595 के आसपास, तो 1610 का काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस गेहूं को है। जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं वो 1610-1620 के आसपास अभी यहाँ पे शॉर्ट कॉल ले सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड इसमें जो टारगेट रहेगा वो 1570 तक का रहेगा, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखा जाएगा, तो 1640 के स्टॉप लॉस के बाद शॉर्ट का कॉल इस काउंटर पे रहेगा। शॉर्ट का कॉल गेहूं पर, और 1640 का एक स्टॉप लॉस बीच में, इसका ख्याल जरूर रखें। ये आस्था आपको सजेस्ट कर रही हैं। बिरेन, रुपए पर आपका नजरिया समझना चाहूंगी, आप कैसे देख रहे हैं रुपए की चाल अब?
रुपये मुझे कमजोर लग रहा है। अगर मार्केट 6,888 को ब्रीच करता है, वहां क्लोजिंग आता है, तो मैं आगे 6,930, 6,985 तक देखूंगा। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि 608.11 जब तक उसके ऊपर रहता है तब तक ट्रेंड कमजोर रहना चाहिए। शुक्रिया आप दोनों का। इबरीन वकील और आस्था जैन मेरे साथ थी। कमोडिटी बाजार के खुलते ही किस तरह के स्टॉप लॉसेस आप रखें, किन कमोडिटीज पर बनाए नजर, इस पर हम इन दोनों से ही बातचीत कर रहे थे। दिन भर कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट, ताजा लक्ष्य और स्टॉप लॉसेस हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के बाद सौदा आपका में आपके लिए हम लेकर आएंगे जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, साथ ही जुड़ेंगी सिमी भौमिक, इनसे लेंगे राय निफ्टी पर। बाजार की बात करें उससे पहले आपको बता दें मौजूदा हालात में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आपको हो सकती है जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। और आज का आपको तत्काल ट्रेड आइडिया दे रहे मनीष शर्मा। इनके मुताबिक आपको जेट एयरवेज सेल करना चाहिए। स्टॉप लॉस 520 रुपए का, लक्ष्य 480 का और इंट्राडे के लिए सेल और जेट एयरवेज। ये है मनीष शर्मा का तत्काल आइडिया आपके लिए। तो मार्च सीरीज का पहला दिन हमने सुबह देखी, शुरुआत जो हुई थी अच्छी हुई थी, लेकिन अब उस शुरुआती बढ़त को कहीं ना कहीं बाजार थोड़ा सा गंवा चुके हैं। सेंसेक्स में अब 63 अंकों की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो 23 अंकों की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। मिड कैप लाल निशान में स्लिप कर चुके हैं। 28 अंकों की गिरावट मिड कैप में हमें देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी अभी भी 60 अंकों की बढ़त पर कारोबार जरूर कर रहे हैं और इसलिए ब्रॉडर मार्केट में अगर देखें एडवांस डिक्लाइन का रेशियो, दोनों के बीच में फासला बहुत ही कम है। 673 शेयर जो बढ़ने वाले हैं और 670 शेयर जहां में दबाव दिख रहा है। दोनों के बीच में फासला काफी कम दिख रहा है। और आज हमें निफ्टी में HCL टेक, L&T, इन्फोसिस, कोल इंडिया, ये सभी काउंटर्स है जहां तेजी के साथ हम कारोबार देख रहे हैं। इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, SBI, हिंडाल्को, पावर ग्रिड, ये भी बाजार की तेजी में जरूर शामिल हो रहे हैं। लेकिन दबाव कहां से आ रहा है बाजार में? बजाज ऑटो दबाव के साथ 2.5% से ज्यादा का दबाव बजाज ऑटो में। हीरो मोटोकॉर्प में भी 2.5% का दबाव। टेलीकॉम में आइडिया सेल्यूलर आज दबाव के साथ खुला है। BPCL, डॉक्टर रेड्डीज भी आज दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। ACC, टाटा स्टील, भारतीय एयरटेल, मारुति सुजुकी और ICICI बैंक के कुछ काउंटर्स है जहां आज दबाव देखने को मिल रहा है। सौदा आपका में आज हमारे साथ जुड़ रही है simibhomik.com की सिमी भौमिक। सिमी, गुड मॉर्निंग। मार्च सीरीज की जो शुरुआत हुई है, पहला दिन आज हरे निशान में तो शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अब उस बढ़त को बाजार थोड़ा सा गंवा रहे हैं। आज आप निफ्टी में क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे, क्योंकि मंडे को बाजारों के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर बजट पेश होने वाला है देश का? गुड मॉर्निंग प्रियंका। आपने जो क्वेश्चन किया है आज के लिए, स्ट्रैटेजी में सिर्फ यही कहूंगी कि इनिशियली जब मार्केट बहुत गैप से खुलने का उम्मीद था, SGX निफ्टी बहुत स्ट्रेंथ शो कर रहा था, तब सिर्फ व्यू एक ही था कि मार्केट अगर बहुत गैप से खुलता है और 7100 के आसपास खुलता है तो वहां पे सिर्फ शॉर्ट ही किया जाएगा, क्योंकि निफ्टी का अभी मेजर रेजिस्टेंस करीब 7100 के आसपास होता है और निफ्टी अगर वो रेंज क्रॉस नहीं करेगा तो वहां पे सेलिंग हावी हो सकता है। रहा सवाल अब अभी क्वेश्चन कर रहा है जब निफ्टी 7000 के आसपास है, हाँ लेवल स्पॉट में टूट गया है, पर फिर भी मैं यहाँ पे उम्मीद करती हूँ प्रियंका कि आज के दिन के लिए शायद मार्केट इस जगह को होल्ड करेगा। मैं यहाँ पे इंट्राडे के लिए एक लॉन्ग पोजीशन सजेस्ट कर रही हूँ, जिसके लिए 6980 या 6970 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी मार्केट ऊपर से जितना बड़ा सेल ऑफ दिखा है उसके बाद स्टॉप लॉस छोड़ के कोई काम नहीं करना चाहिए। 6980 या 6970 का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे एंट्री लीजिए। अभी निफ्टी 6995 से 7000 के आसपास है।
और प्रियंका, मैं इंट्राडे में एक रिकवरी रैली, रिलीफ रैली फिर भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जिसका टारगेट 70 से 7100 के आसपास हो सकता है। और 7100 के आसपास अगर आज ही पहुंचेगा या मंडे सुबह तक पहुंच जाएगा बजट पेश होने से पहले, तो मैं वहां पे लॉन्ग क्लोज करूंगी और वापस शॉर्ट जाने का ही सोचूंगी, क्योंकि ये मार्केट ओवरऑल वीक है और जहां पे उछाल मिलता है वहां पे सेल ही सजेशन दिया जाएगा। बिल्कुल, तो ओवरऑल आपको वीक लग रहा है, लेकिन एक 6980 का स्टॉप लॉस सिमी आपको सुझा रही है और 7100 के लेवल्स पर इनकी नजर रहेगी। लेकिन सिमी और कहां नजर है आज के बाजार में? आपसे 2 ट्रेडिंग पिक भी चाहेंगे। प्रियंका, 2 स्टॉक तो मेरे रडार में है, जिसमें एक स्टॉक को लेके तो हम लोग को अभी डिस्कस करना ही है, क्योंकि स्टॉक में बहुत अच्छा रैली आज सुबह देखने को मिला था। यूनाइटेड स्पिरिट्स के बाद मैं कर रही हूँ और मुझे लगता है कि इस स्टॉक में ऊपर का लेवल से 100 पॉइंट का करीब करेक्शन हो चुका है। पर प्रियंका, मैं इस स्टॉक में आज बाई सजेशन दे रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये स्टॉक कल का पैरामीटर में एक मेजर ब्रेकआउट दिखाया था। 2670 के आसपास फरवरी महीने का हाई बन रहा था, जो कि ये स्टॉक क्रॉस नहीं कर रहा था। इनफैक्ट नहीं मानोगे, कल मैं इस स्टॉक को मेरे क्लाइंटों को रिकमेंड किया था 2660 के आसपास। मेरा उम्मीद यही था कि 2670 के आसपास अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो ये स्टॉक आगे जाके 2750 तक तो मिनिमम जाएगा। टारगेट्स मैंने वही दिया था और इंट्राडे में मतलब कल के लिए BTST कैरी किया था आज के लिए। आज सुबह खुलते ही 2830 मिल गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। पर यह बात भी तय था कि वहां पे ये स्टॉक सेल ऑफ तो बिल्कुल अट्रैक्ट करेगा, पर अभी वापस उस रेंज में आ गया है जहां से इसका मेजर, जहां से ब्रेकआउट हुआ था वो करीब करीब आ चुका है। 2670 के नीचे स्टॉप लगा के मैं वापस एंट्री का सजेशन दे रही हूँ, जिसका टारगेट 2790 से 2830 का होगा। मंडे तक ये ट्रेड में होल्ड करूंगी। मेरा दूसरा स्टॉक प्रियंका L&T में होगा, 1100 के आसपास मेंटेन कर रहा है। ये बजट में एक अच्छा बेनिफिशियरी भी हो सकता है, पर मैं बजट के लिए मैं सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। टेक्निकली मुझे लग रहा है कि एक इसमें जो कंसोलिडेशन है उसमें एक करेक्शन भी लास्ट वीक देखा गया, मतलब करंट वीक में देखा गया है। 1150-55 के आसपास ये स्टॉक मेंटेन कर रहा था, वापस ये स्टॉक 1100 के नीचे आया था और 1080 के आसपास सपोर्ट लेके वापस ये स्टॉक आज चल के 1100 के ऊपर आ चुका है। मुझे लगता है कि 1090 या 1080 के नीचे स्टॉप लगा के इसमें एंट्री लिया जा सकता है, जिसका टारगेट 1150-55 का वापस हो सकता है। ये ट्रेड भी मैं मंडे तक होल्ड करूंगी। ओके, तो 2 बाय की सलाह, यूनाइटेड स्पिरिट विजय माल्या के एग्जिट के बाद सिमी इसमें देख रही है दम, और दूसरा L&T बजट है सोमवार को और वो देख रही है एक बड़ा ट्रिगर L&T में से खरीदी है L&T। और अब CNBC आवाज पर आने वाला है बाजार में पैसे बनाने के साथ साथ इनाम जीतने का मुकाबला। अगर आप सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइजर है तो आप प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के लिए रजिस्टर करें और पाए चमचमाती मर्सिडीज कार जीतने का मौका। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का अनोखा मुकाबला जल्द शुरू होने वाला है। सेबी में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के लिए आ रहा है शानदार मौका, प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप यानी PAC। सिर्फ CNBC आवाज पर आपको मिलेगा इस चैंपियनशिप का पूरा ब्यौरा और शानदार इनाम जीतने का मौका। और इसमें हिस्सा ले सकते हैं इंट्राडे और पोजिशनल कॉल्स देने वाले एडवाइजर्स। ये मुकाबला इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी तीनों मोर्चों पर एक साथ चलेगा। तीनों में अपने अपने मुकाबले होंगे और हर रोज सबसे जबरदस्त कॉल देने वाले एडवाइजर्स को मिलेंगे शानदार प्राइज, यानी 10-10 ग्राम सोना। और हर कैटेगरी में चैंपियनशिप जीतने वाले को मिलेगी चमचमाती मर्सिडीज कार। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट होना जरूरी है। इसके बाद आपको advisoryमंडी.com के रजिस्ट्रेशन पेज पर जाना है, अपना ब्यौरा भरकर रजिस्ट्रेशन करवाना है और आप इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। चैंपियनशिप का पहला सीजन 21 अप्रैल से शुरू होगा और सबसे बड़ी बात, इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको कोई फीस नहीं भरनी। आप देख रहे हैं सौदा आपका, और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष वर्मा, और वो ऐसे स्मॉल कैप शेयर लेकर आए हैं जिनमें आज दिख रहा है एक्शन। तो आशीष बताइए, स्मॉल कैप शेयरों में क्या हलचल है? कमजोरी के साथ कामकाज है। पहले स्मॉल कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा, 1/4% का 1/3% का दबाव यहाँ पे है, लेकिन हाईलाइट या फोकस में
माल्या ग्रुप की होल्डिंग कंपनीज। ये दोनों आपकी स्क्रीन पर आएंगी, यूबी होल्डिंग्स, मैकडॉवेल होल्डिंग्स, और 13 से 19% का उछाल डीआईजी और माल्या साहब के बीच जो करार हुआ है उसका एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव इंपैक्ट ही आप कह सकते हैं, अदरवाइज तो कुछ ज्यादा बदलाव होता नहीं है। इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स, कैस्टेक टेक्नोलॉजीज, लंदन कोर्ट ने एफसीसीबी इश्यू में इनके फेवर में रूल करा है। प्रोवोक के केस में एसडीआर लागू होगा, डेट से इक्विटी में तब्दील करा जाएगा। कैपिटल ट्रस्ट जहां पे प्रेफरेंशियल इश्यू करा है उसका फायदा मिलता हुआ, और बॉन्ड केमिकल्स जहां पे एक मलेशियन कंपनी के साथ इस कंपनी ने करार एक जॉइंट वेंचर करा है। इसके अलावा आईवीआरसीएल जहां पे जो तमाम देनदार हैं वो एसेट्स बेच सकते हैं इस कंपनी के, इसलिए ये स्टॉक प्रेशर में और कोर्ट हियरिंग का ओवरहैंग बना हुआ है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज पर। स्मार्ट मूव्स छोटे शेयरों में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें जोडियाक क्लोथिंग, बैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, अरविंद इंफ्रा और स्टोर वन रिटेल 5 से 9% तक की तेजी। और फाइनली आज रेलवे स्टॉक्स, तमाम ये सब स्मॉल कैप्स में कैटेगराइज होते हैं और तगड़ी पिटाई होती हुई। इंटरेस्टिंग है, रेलवे बजट से पहले बहुत ज्यादा पॉजिटिव मूव्स देखने को नहीं मिले थे, लेकिन तगड़ी पिटाई है। 5 से 12% तक की इन स्टॉक्स की आज पिटाई हो रही है। शुक्रिया आशीष, और इसी के साथ मुझे भी यही इजाजत दीजिए, नमस्कार। लेकिन ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी, सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी के साथ ट्रेडर्स हॉटलाइन में। अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार खुले तो मजबूत, मगर ऊपरी स्तर से दिखा दबाव। निफ्टी 7000 के करीब, मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में। आज से एफएनओ में शामिल हुए 7 नए शेयर, लेकिन इंडो काउंट और पीसी ज्वेलर्स में 6 से 7% तक की तेज गिरावट। रेलवे शेयरों में आज भी तेज गिरावट। टीटागढ़, टेक्समेको, कालिंदी, कर्नेक्स में 5 से 13% तक की गिरावट। यूनाइटेड स्पिरिट्स के चेयरमैन पद से विजय माल्या के इस्तीफे को बाजार का थम्स अप। एडलवाइज ने कहा माल्या का जाना कंपनी के लिए पॉजिटिव, 1 साल में शेयर का लक्ष्य 4,600 रुपए। और कुछ ही देर में मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन संसद में पेश करेंगे इकोनॉमिक सर्वे। सीएनबीसी आवाज पर एक्सपर्ट्स का पैनल आपको बताएगा सर्वे की बारीकियां। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है, नमस्कार। मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारा ये शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें अपने शेयर पर, अपने ट्रेड पर अभी कोई एक्शन लेना है। फोन करें आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर 1800-209-7890। नई सुविधा आपके लिए व्हाट्सएप की भी, नंबर नोट कर लीजिए 7045220000। मैसेज करें हमें आप इस नंबर पर, हम सामने से आपको फोन लगाएंगे, आपके सवाल शामिल करेंगे हमारे कार्यक्रम में। और आज जवाब देने के लिए हमारे साथ सिमी भौमिक तो है ही जो बनी हुई है कार्यक्रम में, लेकिन अब वायदा कारोबार की रणनीति समझाने के लिए चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगड़िया भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। पहला सवाल सुमित आपसे ले लिया जाए, निफ्टी पर बताइए क्या ट्रेड किया जाए? 7000 पर है इस वक्त निफ्टी। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है और जिस हिसाब से मार्केट अभी 7000 के आसपास चल रहा है, एक बार सेल कॉल लेना प्रेफर नहीं करेंगे। 6950 का मेरा स्टॉप लॉस होगा अनिल जी बाय के कॉल के लिए। और ऊपर में जो आज का हाई अगर ब्रेक करता है 7050, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद हमको 7100 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो मेरा जो व्यू रहेगा निफ्टी पे फिलहाल स्टॉप लॉस 6950 से 7000 या 6980 के बीच में हम बाय करेंगे। टारगेट 7060 और 7100, 1 से 2 दिन का व्यू विद स्टॉप लॉस ट्रेड करना है। चलिए स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। 6950 पर लगाएं स्टॉप लॉस, टारगेट 7060, 7100 सुमित की राय तेजी की। लेकिन सुमित आज फॉर अ चेंज बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर दिख रहा है निफ्टी के मुकाबले में, खरीदारी करेंगे वहां भी? अनिल जी बैंक निफ्टी में दिख तो रही है मजबूती, बट अभी तक चार्ट्स पे मुझे कुछ ऐसा अभी तक ट्रिगर नहीं दिखा है कि एट सीएमपी पे मैं बाय कर लूं। इसके लिए मैंने बैंक निफ्टी में एक ऑप्शन रखा है कि बाय अबव 13,850। 650 का अभी बैंक निफ्टी का भाव चल रहा है, बाय अबव 13,850। फिर स्टॉप लॉस रखेंगे 13,500 का, और अगर ये 850 के ऊपर ट्रिगर आ जाता है वन साइड तो 14,300 तक की रैली हमको देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी को मैं 13,850 के ऊपर बाय करना प्रेफर करूंगा। ओके, तो ये है राय सुमित की बैंक निफ्टी पर खरीदें, लेकिन 13,850 के पार निकल जाने दें। यहां से 200 पॉइंट की और तेजी होनी चाहिए, उसके बाद संकेत आएगा चार्ट पर खरीदारी करने का। लेकिन खरीदारी करने के संकेत साफ तौर पर दिख रहे हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। कौन से हैं स्टॉक फ्यूचर्स? सुमित की लिस्ट में 2 हैं। पहला है अदानी पावर। बताइए सुमित इसके बारे में।
देखिए अनिल जी, पावर में हमको पिछले 3-4 दिनों से सारे ही स्टॉक्स में एक अच्छी खासी मूव देखने को मिल रही है और उनमें से जो मुझे अच्छा एक स्टॉक समझ में आ रहा है वो है अदानी पावर। अदानी पावर ने एक निचले लेवल से एक रिकवरी भी दिखाई है और पिछले 5 दिनों से या 7 दिनों से ये स्टॉक 2 रुपए की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। नीचे में ये 26 रुपए 80 पैसे जाता है और ऊपर में ये 28 तक जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक के अंदर जैसे ही 28.50 का या 29 का लेवल टूटेगा तो इसके अंदर 34 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं हफ्ते से 10 दिन के अंदर। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा अदानी पावर के अंदर वो है 26 रुपए 50 पैसे का, जो कि इस चैनल के लोअर बैंड का स्टॉप लॉस हो जाएगा और इमीडिएटली पहला टारगेट रहेगा 29.50 और उसके बाद ब्रेकआउट है इसके अंदर तो 34 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट प्योरली फॉर 29.50 के टारगेट के लिए तो अभी 27.80 पे लॉन्ग कर सकते हैं, 26 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है राय अदानी पावर पर खरीदारी करने के लिए। आज से एक और पिक है सुमित की टीसीएस, वो लूंगा थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले फोकस करेंगे हम बैंकिंग शेयरों पर। जो अभी मैं बात कर ही रहा था कि आज बैंक ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं और उसकी वजह है कि आरबीआई ने बैंक्स के लिए एसडीआर के नियम आसान कर दिए हैं। अब एसडीआर यानी कि स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग के तहत बैंक अपनी कम हिस्सेदारी बेचकर भी प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही ज्वाइंट लेंडर्स फोरम के नियम भी आसान कर दिए गए हैं। इसी पर बातचीत करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के जाने माने एक्सपर्ट और अश्विन पारेख एडवाइजरी सर्विसेज के मैनेजिंग पार्टनर अश्विन पारेख साहब। सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्या वाकई में जो नियमों में थोड़ी सी ढील दी गई है उसके चलते बैंक्स अब जो कुछ भी एसडीआर के चलते कंपनियों को टेक ओवर कर लेंगे, उनकी एसेट्स ले लेंगे, उसे बेचना आसान होगा सर? हाँ, देखिए अब इस हालत में, जब मौजूदा हालत में जबकि इतने सारे एनपीएस जमा हुए हैं तो जितने विकल्प हैं उसके अंदर एक एसडीआर जो है एक मतलब एक ऐसा विकल्प है जो ऑन पेपर आज तक अच्छा दिखता था लेकिन हुआ नहीं था। बहुत सारे हमने एसडीआर के प्रोजेक्ट्स देखे नहीं थे। उसको आसान करने का एक मतलब एक बड़ा इम्पोर्टेंट पर्पस ये है कि इसके कारण हम लोगों को शायद एसेट रिकवरी में, जिस तरह से आपने बताया, इकोनॉमिक वैल्यू या तो बिजनेस वैल्यू एसेट्स की लेके नए मैनेजमेंट को देके और इम्प्रूव करके, ताकि इकोनॉमी और लेंडर दोनों को फायदा हो, उस तरह की एक मतलब जो सोच थी आज तक हमने ज्यादा देखा नहीं। शायद इसके बाद भी हम थोड़ी इसकी एक्टिविटी देख पाएंगे। अच्छा सर, एक चीज जो मैं पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता पहले ये था या नहीं या अभी से हुआ, कि ज्वाइंट लेंडर्स फोरम में एक तो वैसे भी अब जो बैंक एग्री करते हैं उसकी परसेंटेज पहले 60% हुआ करती थी, अब 50% कर दी गई है। और दूसरी बात, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई ये दोनों कंपल्सरी हर ज्वाइंट जेएलएफ में रहेंगे। क्या ये पहले भी था या अब से ये लागू हुआ है, और यदि हाँ तो फिर इसका कितना फर्क पड़ेगा सर? देखिए, ये जो लीडर कॉन्सेप्ट या तो किसी एक सिग्निफिकेंट बैंक का प्रेजेंस जो जेएलएफ में है, ये मेरे ख्याल से अब जो इंट्रोड्यूस किया ये बहुत ही अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए, अनुभव के तौर पे आप देखेंगे जो मसले पे जेएलएफ आके रुकता है, ये बड़ा मसला है डिफरेंशियल राइट्स ऑफ लेंडर्स। मतलब हर एक बैंक को अपने अपने अलग अलग राइट्स, क्योंकि बोरोवर अपने अलग अलग समय पे जब उसका नॉन परफॉर्मेंस या परफॉर्मेंस का जो फेज होता है तो लेंडर के पास जाता है, लेंडर के पास में अलग अलग डिफरेंशियल राइट्स होते हैं। जेएलएफ में इनको सब साथ में बैठ के एक नतीजा निकालना बड़ा मुश्किल होते जा रहा था। ये हमने आमतौर पे देखा था, इसलिए हमने जेएलएफ के अच्छे रिजल्ट्स आज तक देखे नहीं, बहुत जितने इंप्रेसिव होने चाहिए। तो ये ज्वाइंट लेंडर्स फोरम में एसबीआई और आईसीआईसीआई जैसे दो दिग्गज और अनुभवी बैंक्स, आप लोन के हिसाब से, एक्सपोजर के हिसाब से भी देखेंगे तो इन दोनों बैंक्स का ज्यादा करके आपको एक्सपोजर दिखेगा, क्योंकि साइज बड़ी है, दोनों बड़े बैंक्स हैं। तो एक अच्छा समूह है मेरे हिसाब से। रेगुलेटर एक सतत कोशिश में आप देख सकते हैं कि सिंह साहब की अब सतत ये एक कोशिश में है कि कैसे भी करके एनपीए का जो एक बड़ा सा प्रॉब्लम इकोनॉमी के सामने है, बैंकिंग सिस्टम के सामने, उसको एक हल किया जाए। चलिए, तो मर्ज का पता चल गया है, इलाज की कोशिश शुरू हो चुकी है, एनपीएस बाहर आ रहे हैं। अब पारेख साहब, इंतजार रहेगा बजट का कि बजट में बैंक्स को पूंजी देने के भी प्रयास किए जाएं। उस पर भी मैं आपसे आगे विस्तार से बातचीत करूंगा बजट के बाद। फिलहाल आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरा एनालिसिस हमें देने के लिए। 125 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी पर मजबूती 40 अंकों के आसपास की, और बैंक निफ्टी अगर मजबूत है ज्यादा तो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, जो अभी अश्विन पारेख साहब कह रहे थे कि यहां पर ये बैंक्स के लिए बड़ी पॉजिटिव बात होती दिख रही। चलिए, दर्शकों को लेते हैं हमारे साथ, मुंबई से जुड़ चुके हैं चंदर अपना सवाल लेकर। सर नमस्कार, पूछिए।
नमस्कार सर, मेरा JSW शॉर्ट है मार्च का 1060 का। JSW स्टील 1060 में बेचा है आपने, शॉर्ट किया? हाँ, मार्च का शॉर्ट है। हाँ, अब तो मार्च ही है बिल्कुल। आज हाँ, मतलब पिछले वीक शॉर्ट किया हुआ था। चलिए, आपने रोल ओवर कर लिया था, राइट? रोल ओवर किया 1060, 1110, 12 नुकसान है 50 रुपए का। सिमी चार्ट्स देखकर बताएं, शॉर्ट है ये JSW स्टील में, स्टॉप लॉस टारगेट और 1060 का शॉर्ट का भाव आएगा क्या वापस इन्हें? देखिए, सबसे पहले ये बताना पड़ेगा अनिल जी, ये स्टॉक अभी बहुत ही कम स्टॉक है इंडेक्स में जिसमें स्ट्रेंथ है, और चार्ट में JSW स्टील सिर्फ स्ट्रेंथ ही शो कर रहा है, तो शॉर्ट मेंटेन करना रिस्की है। उन्होंने शॉर्ट को रोल ओवर भी किया है, इसलिए मैं ये मानती हूँ कि उनका ये ट्रेड बहुत रिस्की है। कोई डिप मिलते ही अपना पोजीशन से आप एग्जिट सोचिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी ये स्टॉक 1150 के आसपास जा सकता है। तो मेरे ख्याल से मैं अगर उनकी जगह होती तो मैं एग्जिट करती। उनको मेरा सजेशन यही होगा कि कोई भी अगर डिप मिलता है छोटा मोटा तो उसमें एग्जिट करने का ही सोचिए। तो चंद्र साहब, मेटल्स ऐसे तो मजबूत है ही, इनफैक्ट जनवरी में मजबूत थे, फरवरी में मजबूत है, अब भी मजबूत है। गलत टाइम शॉर्ट हो गया लगता है आपका। स्टॉप लॉस जरूर रखें या फिर कमजोरी आए काट लें। अगले दर्शक नई दिल्ली से हमारे साथ हैं नीरज, इस वक्त फोन लाइन पर। सर गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग अनिल जी। जी सर। मेरे पास एक अशोक लेलैंड का मार्च फ्यूचर मैंने बाय किया है 89.80 पे, एक लॉट। हाँ, ठीक है। तो और एक लॉट ICICI बैंक का मार्च फ्यूचर मैंने 183.05 पैसा पे शॉर्ट किया है। 183 आप लगा लीजिए। हाँ, 183 समझ लें, यहाँ पर शॉर्ट है आप ICICI बैंक में, अशोक लेलैंड में लॉन्ग है आप, बराबर? हाँ जी, राइट। पूछ लेते हैं अभी सुमित से राय ले लेते हैं। सुमित, अशोक लेलैंड खरीदा हुआ है 89.80 में, क्या करना चाहिए? स्टॉप लॉस टारगेट उसके लिए दे, और साथ ही ICICI बैंक में सामने मंदी की इन्होंने 183 रुपए में। देखिए अनिल जी, अशोक लेलैंड काउंटर तो अच्छा ही है, क्योंकि इसने पूरी मंदी के अंदर अशोक लेलैंड काउंटर ने कोई मंदी नहीं दिखाई है और ये 8 से 10 रुपए की रेंज पे घुमा है। अभी ये लोअर बैंड के पास ही चल रहा है, 85-84 के आसपास इसका सपोर्ट भी बन रहा है। क्लाइंट ने 89 के आसपास इसका लॉन्ग किया हुआ, आई थिंक एक बार होल्ड कर सकते हैं। जब तक ये स्टॉक 84 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तब तक इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। ऊपर में अगर एक बार ये वापस 89 के ऊपर जाएगा तो हमको 92-93 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, यानी 83-84 का नीचे में इसमें सपोर्ट है। जब तक ये 84 के नीचे क्लोज नहीं देता है तब तक पोजीशन को होल्ड करें। ऊपर में जैसे ही 89 ब्रेक करेगा तो इनको मार्च सीरीज के अंदर 92 से 93 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, वहां पे इनको अच्छा मुनाफा होगा। अशोक लेलैंड को होल्ड की सलाह रहेगी। जहां तक ICICI बैंक का सवाल है, आई थिंक एकदम लोअर लेवल्स पे इन्होंने सेल कर लिया है। अगर रिकवरी आती है तो बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है हमको बैंकिंग स्टॉक्स में। स्पेसिफिकली ICICI बैंक की बात करेंगे तो इन्होंने जो शॉर्ट किया है चार्ट्स में फिलहाल वीक दिख रहा है, रिकवरी के कोई साइन नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अगर आती है तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो ICICI बैंक में मैं इनको स्टॉप लॉस बता देता हूं, बस वो स्टॉप लॉस को मेंटेन रखे, 188 के आसपास का ये स्टॉप लॉस लगा के रखे, क्योंकि अगर उसको अगर ये रिवर्स कर जाएगा तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग में हमको 200 से 205 के लेवल देखने को मिलेंगे। अगर 188 का स्टॉप लॉस नहीं खाता है तो इनको 5-7 रुपए नीचे में देखने को मिल सकता है। 188 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखे ICICI बैंक के अंदर। ओके, तो ICICI बैंक में आप स्टॉप लॉस लगाएं 188 का। अगर छोटा लगाना चाहें नीरज जी तो फिर आप आज के हाई का भी लगा सकते हैं। फिलहाल तो आपके भाव के नजदीक थोड़ा सा नीचे ही है ICICI बैंक का स्टॉक, तो आपको नुकसान तो नहीं हो रहा, ये ठीक है। और अशोक लेलैंड में भी मौका बन सकता है आपके लिए पैसा बनाने का, तो सोचे दोनों आपके लिए उतने बुरे नहीं है, शायद आपके लिए काम कर जाएं। चलिए बता दें आपको, CNBC आवाज पर आ गया है बाजार में पैसे बनाने के साथ साथ इनाम जीतने का मुकाबला। अगर आप सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं तो आप प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और जीत सकते हैं एक चमचमाती मर्सिडीज कार। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का ये अनोखा मुकाबला जल्द ही शुरू होने वाला है, सिर्फ CNBC आवाज पर। सेबी में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के लिए आ रहा है शानदार मौका, प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप यानी PAC। सिर्फ CNBC आवाज पर आपको मिलेगा इस चैंपियनशिप का पूरा ब्यौरा और शानदार इनाम जीतने का मौका। और इसमें हिस्सा ले सकते हैं इंट्राडे और पोजिशनल कॉल्स देने वाले एडवाइजर्स। ये मुकाबला इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी तीनों मोर्चों पर एक साथ चलेगा। तीनों में अपने अपने मुकाबले होंगे और हर रोज सबसे जबरदस्त कॉल देने वाले एडवाइजर्स को मिलेंगे शानदार प्राइज, यानी 10-10 ग्राम सोना। और हर कैटेगरी में चैंपियनशिप जीतने वाले को मिलेगी चमचमाती मर्सिडीज कार। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट होना जरूरी है। इसके बाद आपको advisorymonday.com के रजिस्ट्रेशन पेज पर जाना है
अपना ब्यौरा भरकर रजिस्ट्रेशन करवाना है और आप इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। चैंपियनशिप का पहला सीजन 21 अप्रैल से शुरू होगा और सबसे बड़ी बात, इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको कोई फीस नहीं भरनी। ये बजट है खास, हम कह रहे हैं नाउ और नेवर। क्यों है इतना स्पेशल, बताएंगे सबसे बड़े एक्सपर्ट्स और बिजनेस लीडर्स सबसे बड़े बिजनेस चैनल पर, बजट से पहले और बजट के बाद। देखिए सिर्फ CNBC आवाज। IRB बजट 2016। बजट से जो मेरी उम्मीदें हैं कि सबसे पहले 2008 से पहले जो आपने देखा था कि STT पे सेक्शन 88E के तहत जो रिबेट मिलती थी वो रिबेट बंद कर दी गई 25 मार्च 2008 के बाद। इस बजट में अगर उसको दोबारा से रीस्टार्ट किया जाए तो ये स्टॉक मार्केट के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा अगर आप एक्सपोर्ट पे सर्विस टैक्स को कम किया जाए तो भी स्टॉक मार्केट में काफी बूम दिखेगा। बाजार 100 अंक ऊपर, सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 7000 के आसपास का आंकड़ा 35 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। अगले दर्शक से बात करेंगे। इंदौर से हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त देवेंद्र शर्मा साहब हैं। शर्मा साहब नमस्कार, पूछिए। नमस्कार अनिल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मेरा सवाल यह है कि एक्चुअली मैं 943 के रेट पे मार्च का फ्यूचर खरीदा रिलायंस का, और मुझे इन्फी का फ्यूचर भी खरीदना है मार्च का ही, तो क्या सलाह देंगे सर आप? 943 में रिलायंस तो आप खरीद चुके हैं ऑलरेडी, राइट? यस सर। और इन्फोसिस खरीदना चाहते हैं मार्च के लिए? जी सर। परफेक्ट। अभी पूछ लेते हैं सुमित, पहले आप रिलायंस पे राय दे दें। 943 की इनकी खरीदारी है, प्रॉफिट में है थोड़ा, क्या करें, होल्ड रखें? रिलायंस को होल्ड कर सकते हैं अनिल जी। ये स्टॉक भी एक करेक्शन नहीं दिखा रहा है बड़ी, इनफैक्ट ऊपरी लेवल से जरूर करेक्शन देखने को मिली है बट बड़ी करेक्शन देखने को नहीं मिल रही है। और इनफैक्ट जब तक ये स्टॉक नीचे में 920 930 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक ऐसे कोई बड़ी वीकनेस नहीं समझ में आ रही है। आई थिंक रिलायंस को होल्ड कर सकते हैं। सिर्फ इसमें इनको ऊपर का एक लेवल ध्यान रखना है 960-65। जैसे ये लेवल ब्रेक करेगा, टू बी वेरी प्रिसाइज 965 जैसे ही ब्रेक करेगा तो इसके अंदर एक मोमेंटम देखने को मिलेगा जिसके अंदर 990 से 1000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्री को होल्ड करें। अगर इनको स्टॉप लॉस लगाना है, छोटा स्टॉप लॉस बन रहा है 940 का और थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे तो वो 920 का, तो डिसाइड करना है कौन सा स्टॉप लॉस इनको रखना है, होल्ड कर सकते हैं। परफेक्ट। और लेकिन सिमी बताएं, आप इन्फोसिस खरीदना चाहते हैं, ये जो सोच रहे हैं वो ठीक है या फिर इन्फोसिस से दूर रहे? देखिए, पहले तो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, पर इन्फोसिस मेजर सपोर्ट 1080 से 1055 के बीच में है। वहां पे अगर जाके ये स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है तो वहां पे लॉन्ग जाने का सलाह होगा मेरा। मैं थोड़ा सा डीप के लिए इंतजार करने के लिए कहूंगी और 1030 या 35 के नीचे स्टॉप लगा के आप एंट्री ले सकते हैं इसमें, तब जाके आपको 100 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल इन्फोसिस से दूर रहना ही बेहतर है। चलिए, अभी इन्फोसिस मत खरीदिएगा और रिलायंस आपने जो खरीदा है वो सही खरीदा है, बने रहिए उसमें, स्टॉप लॉस पर नजर जरूर रखिए जो सुमित ने कहा है। शंभू हमारे साथ है इस वक्त नवी मुंबई से। शंभू जी पूछिए अपना सवाल। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह 8 बजे बैठ जाता हूँ सीधी के पास। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बताइए क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? इंफ्राटेल लिया हुआ है 375 में, अभी रेट नीचे आ गया है। ओके, भारतीय इंफ्राटेल खरीदा है आपने? हाँ, मार्च फ्यूचर एक लोड कर दे 375 रुपए में। ओके, थोड़े नुकसान में है आप इस वक्त जी। सुमित बताएं क्या करना चाहिए भारतीय इंफ्राटेल में? इनके भाव से 8-9 रुपए नीचे चल रहा है इस वक्त। जी बिल्कुल, ये अभी नुकसान में तो जरूर है बट ये स्टॉक का एक 350-352 का एक मल्टीपल सपोर्ट दिख रहा है जो कि मुझे पिछले करीब 1-1.5 साल से 8 से 10 बार का सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। अगर स्टॉक ने 350-352 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर ये एक बड़ी मंदी दिखाएगा। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता है इनको ये स्टॉक होल्ड करके रख सकते हैं। अभी चल रहा है 364-150 स्पॉट का भाव। ऊपर में तेजी करने के लिए 372-375 ये दो एक रेजिस्टेंस बन रहे हैं। 375 टू बी वेरी प्रिसाइज रख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 375 के ऊपर
इसके अंदर एक मूव आएगा जिसके अंदर स्टॉक ऊपर में 395 से 400 के लेवल दिखाएगा। अभी फिलहाल होल्ड कर सकते हैं क्योंकि ये सपोर्ट के नजदीक है। 350 से 352 का सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक करेगा तो बड़ी मंदी है, तो वो स्टॉप लॉस से एक बार होल्ड करें। और ऊपर में अगर 372 375 ब्रेक करेगा तो इनको 390 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं मार्च के अंदर। परफेक्ट, तो घबराए नहीं शंभू साहब, आपका भाव आना चाहिए, पूरी संभावना है, होल्ड करें, मुनाफा भी होगा। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब मैं लौटूंगा टीसीएस पर सुमित की तरफ से कॉल। क्या कह रहे हैं वो, बाय या सेल, और क्या है टारगेट, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। और अब लेंगे स्टॉक फ्यूचर की पिक सुमित बगड़िया की, और सुमित ने दी है टीसीएस में खरीदारी की राय। बताएं सुमित। अनिल जी, टीसीएस में एक करेक्शन देखने को मिली है और एक लोअर लेवल्स पे इसने एक चार्ट्स में एक डोजी फॉर्म किया है और आज हमको ऊपर का मूव देखने को मिला है। तो एक चांस लेना चाहूंगा यहाँ पे, एकदम स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है बट एक चांस जरूर ले रहा हूँ क्योंकि लोअर लेवल से कॉन्ट्रा कोड ले रहा हूँ टीसीएस के अंदर। मेरे ख्याल से एक बार बाय कर सकते हैं 2220, स्टॉप लॉस बैठ रहा है 2180 का, और अगर ये कंटिन्यू तेजी हुई तो यहाँ से 100 रुपए की तेजी हमको देखने को मिलेगी 23 से 20 रुपए तक की। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी यहाँ पे बहुत अच्छा बैठ रहा है। 2180 जो कि कल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस है, और यहाँ से रैली आई तो 3 दिन का जो फॉल आया है उसको पूरा निगेट कर सकता है अगले हफ्ते में। तो 2180 के स्टॉप लॉस से 2320 के टारगेट के लिए टीसीएस को लॉन्ग किया जा सकता है। ओके, वक्त है हमारे दोनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। सिमी और सुमित, शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। ब्रेक का वक्त है, और लेकिन ब्रेक के उस पार प्रियंका संभव फिर से हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकर आएंगे आपके लिए शेयरों पर फटाफट सलाह। AUM कैपिटल के रिसर्च हेड राजेश अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और बने रहिए क्योंकि अब से किसी भी वक्त इकोनॉमिक सर्वे पेश हो सकता है संसद में, वो भी पूरा कवरेज एक्सपर्ट्स के दमदार पैनल के साथ होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार खुले तो मजबूत, मगर ऊपरी स्तरों से दिखा दबाव। मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में। आज ही एफएनओ में शामिल हुए 7 नए शेयर, लेकिन इंडो काउंट और पीसी ज्वेलर्स में 3 से 6% की तक की गिरावट। रेलवे शेयरों में आज भी गिरावट। टीटागढ़, टेक्समैको, कालिंदी, कर्नेक्स में 5 से 13% तक गिरावट। यूनाइटेड स्पिरिट से विजय माल्या की विदाई से बाजार खुश। एडलवाइज ने 1 साल का लक्ष्य बढ़ाकर किया 4600। यूबी होल्डिंग मैकडॉल होल्डिंग में 17 से 18% की तेजी। और कुछ ही देर में मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन संसद में पेश करेंगे इकोनॉमिक सर्वे। सीएनबीसी आवाज पर एक्सपर्ट्स का पैनल आपको बताएगा सर्वे की बारीकियां। तो मार्च सीरीज की शुरुआत सुबह तो जोरदार रही, लेकिन अब ऊपरी स्तरों में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। बाजार में सेंसेक्स में 81 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। 23,058 के आसपास सेंसेक्स है। निफ्टी 7,000 को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्लिप कर रहा है बार बार। अभी होल्ड किए हुए है 30 अंकों की मजबूती के साथ, लेकिन मिड कैप बेहद प्रेशर में नजर आ रहे हैं। 11 अंकों का दबाव यहां पर देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी 92% की बढ़त पर कारोबार कर रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट पर अगर नजर डालें तो एडवांस डिक्लाइन के बीच में फासला बहुत कम है। तो दबाव आ रहा है बाजार में हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, आइडिया सेल्युलर जैसे काउंटर से। वहीं कोल इंडिया, एक्सिस बैंक, एसबीआई कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जो बाजार को सपोर्ट देने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन बजाज ऑटो में देखिए ऑलमोस्ट 3% की गिरावट दर्ज कराने वाला है। हीरो मोटोकॉर्प में भी ये गिरावट बढ़ती जा रही है। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सीएनबीसी आवाज पर आ गया है बाजार में पैसे बनाने के साथ साथ इनाम जीतने का मुकाबला। अगर आप सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं तो आप प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के लिए रजिस्टर करें और पाएं चमचमाती मर्सिडीज कार जीतने का मौका। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का अनोखा मुकाबला जल्द ही शुरू होने वाला है। सेबी में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के लिए आ रहा है शानदार मौका, प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप यानी PAC। सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर आपको मिलेगा इस चैंपियनशिप का पूरा ब्यौरा
और शानदार इनाम जीतने का मौका। और इसमें हिस्सा ले सकते हैं इंट्राडे और पोजिशनल कॉल्स देने वाले एडवाइजर्स। ये मुकाबला इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी तीनों मोर्चों पर एक साथ चलेगा। तीनों में अपने अपने मुकाबले होंगे और हर रोज सबसे जबरदस्त कॉल देने वाले एडवाइजर्स को मिलेंगे शानदार प्राइज, यानी 10-10 ग्राम सोना। और हर कैटेगरी में चैंपियनशिप जीतने वाले को मिलेगी चमचमाती मर्सिडीज कार। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट होना जरूरी है। इसके बाद आपको advisoryमंडी.com के रजिस्ट्रेशन पेज पर जाना है, अपना ब्यौरा भरकर रजिस्ट्रेशन करवाना है और आप इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। चैंपियनशिप का पहला सीजन 21 अप्रैल से शुरू होगा और सबसे बड़ी बात, इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको कोई फीस नहीं भरनी। जल्दी आ रहा है प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप, इसका इंतजार करें। लेकिन आज शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए मेरे साथ एयूम कैपिटल के रिसर्च हेड राजेश अग्रवाल जुड़ चुके हैं। राजेश जी नमस्ते। बाजार के लिए 2 ट्रिगर रहने वाले हैं। आज इकोनॉमिक सर्वे पेश होगा, सोमवार को बजट पेश होने वाला है। इसके पहले आप बाजार में क्या देख रहे हैं? निफ्टी 7000 की पोजीशन को होल्ड करने की काफी कोशिश कर रहा है, लेकिन टिक पाएगा? कहना मुश्किल है क्योंकि बहुत कुछ फंडामेंटल या टेक्निकल से ज्यादा सेंटिमेंट पे दारोमदार है, क्योंकि जिस तरीके के भी बयानात आ रहे हैं उस तरीके से बाजार रिएक्ट कर रहा है। अब जैसे इकोनॉमिक सर्वे के डेटा आएंगे उस पर रिएक्ट करेगा, तो ये कहना मुश्किल है कि कौन से लेवल्स को होल्ड करेगा। या सोमवार को भी बजट के समय हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा वोलेटाइल रह सकता है बाजार। तो मेरी राय बहुत शॉर्ट टर्म के निवेशकों को ये है कि इस वक्त थोड़ा सा साइडलाइंस पे रहें तो बेहतर होगा। बेहतर ये होगा कि मंगलवार से एक बेटर स्ट्रेटेजी के साथ बाजार में एंट्री की जाए, ना कि इन 2 दिनों के लिए अननेसेसरी की पोजीशन ली जाए। अनलेस एंटिल आप बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो या अपनी डिसिप्लिन में रह सकते हो, मैं समझता हूँ कि दूर रहना ही बेहतर है। वेट एंड वॉच राजेश जी का मंत्र है आज के बाजार के लिए। लेकिन अब शुरुआत करते हैं आपके सवालों के सिलसिले को। दिल्ली से अनिल जुड़ गए मेरे साथ। अनिल जी नमस्ते, बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके पास? मेरे पास 130 शेयर हैं इन्फोसिस के, और मैं 1 साल से 2 साल होल्ड कर सकता हूँ इसको 1138 पर। जी, तो 1138 की खरीद है। अभी 19 रुपए का नुकसान हो रहा है। लेकिन राजेश जी, अनिल जी ने बिल्कुल साफ कह दिया कि वो लंबी अवधि के लिए रुकना चाहते हैं इन्फोसिस में। आपको कैसा लगता है इन्फोसिस? देखिए, बावजूद इसके कि विश्व में जो स्लोडाउन चल रहा है उसका इफेक्ट थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर कंपनीज पे भी पड़ेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन्फोसिस जैसी दिग्गज कंपनियां इस मार को झेल जाएंगी और कम से कम नॉमिनल रिटर्न बिल्कुल देंगी। दूसरे, जिस तरीके से रुपये में कमजोरी आ रही है उसका भी फायदा सॉफ्टवेयर कंपनीज को बिल्कुल मिलने वाला है। और चूंकि इनका नजरिया लंबी अवधि का है, मैं समझता हूँ बिल्कुल बने रहना चाहिए स्टॉक में। एक उम्दा स्टॉक है, पोर्टफोलियो में रखने लायक। दिल्ली से सरोजनी से बात करते हैं अब। सरोजनी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। मेरा टीटागन वैगन पे मैंने कल देखा और वो बहुत नीचे आ गया, और एक DCW पे था, और एक का कोई याद भी नहीं कौन सा बताया था, मैंने लिखा हुआ। चलिए हम ये 2 सवाल शामिल कर लेते हैं। टीटागढ़ वैगन इन्होंने कल ही खरीदा था और आज देखिए 29 रुपए के नुकसान में ये स्लिप कर चुका है इनके लिए। DCW इनकी खरीद रही है 25 रुपए में 295 शेयर। राजेश, टीटागढ़ वैगन आज भी बेहद दबाव में है ये काउंटर, क्या सलाह देंगे टीटागढ़ वैगन? और दूसरा स्टॉक सरोजी ने बताया DCW। देखिए, अगर आप ध्यान दें तो पिछले 2-3 बार के जो अपने वार्तालाप है उसमें मैंने लगातार ये कहा है कि रेलवे स्टॉक्स जो है प्री रेलवे बजट तक ही चलते हैं, उसके बाद साल भर तक इन पे एक डलनेस रहती है और वही हावी हो रही है। और मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहने वाली है। अगर और गिरावट नहीं भी होगी तो यहाँ से बढ़त की संभावना बहुत ही कम है। तो या तो ये 1 साल अगले रेलवे बजट तक इंतजार करें या यहाँ से निकल जाएं, किसी दूसरे स्टॉक में निवेश करें, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जुड़ी हुई है होती है हर इन्वेस्टमेंट के साथ में। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि जो भी नुकसान हुआ है निकल जाए। DCW जो कामकाज है वो बहुत अच्छा चल रहा है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि उनके जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो बढ़ने वाली है, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट केमिकल्स के दाम दबाव में है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है DCW में बने रहना चाहिए। ओके, सो टीटागढ़ में आपको लॉस बुक करना होगा, DCW होल्ड कीजिए। और अगला सवाल व्हाट्सएप के जरिए वेल जी भाई ने भेजा है, कच्छ से जानना चाहते हैं
क्रॉम्पटन ग्रीव्स में क्या करें? 4000 शेयर होल्ड करते हैं और 134 रुपए इनके एवरेज का अब प्राइस हो गया है। राजेश जी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स देखिए बना रहना चाहिए क्योंकि डीमर्जर की तारीख बहुत नजदीक आ रही है और उसके बाद कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो थोड़े से बेहतर होते हुए नजर आएंगे क्योंकि एक क्लैरिटी उभर कर आएगी। कंज्यूमर डिवीजन में एक अलग से वैल्यूएशन आएगा, दूसरे डिवीजन में अलग वैल्यूएशन आएगा, तो उसके बाद जो कंबाइंड वैल्यू है वो मुझे लगता है जो मौजूदा स्तर है उससे ऊंची होगी। बिल्कुल बने रहें। अहमदाबाद से सुनील जी को जोड़ते हैं। नमस्ते सुनील, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग मैडम। अभी मेरे को जीरो फार्मा लेना है, फोरो फार्मा सॉरी, तो ये लेवल पे बाय करूँ तो अच्छा रहेगा या और नीचे के लेवल पे ट्राई करूँ? राजेश जी क्या सलाह देंगे? और औरोबिंदो फार्मा क्या मौजूदा लेवल्स पर खरीद बनती है? 595 का रेट चल रहा है अभी। देखिए अगर इनकी निवेश का नजरिया है, मेरा कहने का मतलब है कि अगर 6-9 महीना रुकना चाहते हैं तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि आप एकदम बॉटम पे फिशिंग नहीं कर सकते हैं और आपको इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है तो हो सकता है उसमें आपका नोशनल लॉस हो जाए। लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से या कामकाज के लिहाज से मुझे लगता है कि वैल्यूएशन बहुत सही हो गए हैं नए निवेश करने के लिए। और अब पुणे से विश्वास जुड़ गया हमारे साथ। विश्वास गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते मैडम, मैंने ग्रीव्स कॉटन लिया है 127 के 100 शेयर लिए हैं और मैं 6 महीने रुक सकता हूँ, तो क्या अभी तो फिलहाल तो नीचे गया है तो क्या करूँ? बिल्कुल फिलहाल लॉस है 11 रुपए 25 पैसे का, लेकिन क्या सलाह देंगे विश्वास को आप राजेश? देखिए बने रहना चाहिए। मुझे लगता है कि 125-130 रुपए के आसपास जब ये स्टॉक आता है कि वहां पर एक बार मुनाफा वसूली करनी चाहिए क्योंकि वहीं पे हमें लगता है कि जो वैल्यूएशन है इस वक्त वो अपने ऑप्टिमम लेवल पर रहेंगे। तो इस वक्त जो गिरावट झेल रहे हैं वो बाजार के कारणों से झेल रहे हैं, न कि कंपनी के फंडामेंटल्स के कारण से। बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। तो होल्ड कीजिए विश्वास ग्रीव्स कॉटन को। और कोलकाता से सत्यनारायण मेरे साथ जुड़ गए हैं। नमस्ते सत्यनारायण जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते, सत्यनारायण सोमानी बोल रहा हूँ कलकत्ते से। मैंने एसडी एल्युमिनियम 500 शेयर करीब लिए हैं 180 के एवरेज में और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 300 शेयर है 120 के एवरेज में। उनका क्या करना है? 6 महीने साल भर होल्ड कर सकता हूँ। राजेश जी एसडी एल्युमिनियम और ओबीसी पर आपकी सलाह? देखिए एसडी एल्यूमिनियम पर अगर देखें तो पैकेजिंग से जुड़ी हुई एक कंपनी है, एल्यूमिनियम पैकेजिंग करती है और कैलकाटा में भी इनका एक प्लांट है। लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके की रैम्पेंट मूवमेंट ये देता है, कभी ऊपर के सर्किट कभी नीचे के सर्किट, इन सब हालात में मुझे नहीं लगता है कि ऐसे स्टॉक में एक लंबी अवधि का कॉल लेना चाहिए। रेदर मैं ये कहूंगा कि अगर आपको लंबी अवधि के लिए रहना है तो इस स्टॉक से निकल जाएं और किसी दूसरे स्टॉक में निवेश करें तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि बहुत ही वॉलेटाइल है। दूसरे अगर आप देखें तो ओबीसी की अगर आप जैसे बात कर रहे हैं तो जिस हालात में पीएसयू बैंक है, हो सकता है कि चौथी तिमाही के नतीजों में थोड़ा सा दबाव और देखने को मिले, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस जो हैं इस वक्त या आने वाले दिनों में और थोड़ी गिरावट के बाद बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएंगे क्योंकि बहुत से स्टॉक 0.5, 0.4 की एडजस्टेड प्राइस बुक वैल्यू पे चल रहे हैं। तो अगर कोई 1.5 साल का अवधि का नजरिया लेता है तो पीएसयू बैंकिंग स्पेस में एक अच्छे पैसे बनाने की उम्मीद बनाई जा सकती है। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लेकिन सौदा आपका में आगे इंडियन ट्रेडिंग लीग का अपडेट। इंडियन ट्रेडिंग लीग के महामुकाबले के लीडर बोर्ड पर डालते हैं नजर और सबसे पहले ट्रेडर्स का लीडर बोर्ड आपके सामने रखते हैं। शैशव मुकेश भाई मेहता 234% के शानदार रिटर्न के साथ नंबर 1 के पायदान पर बने हुए हैं और इसके बाद डालेंगे नजर विमेंस लीडर बोर्ड पे कि कौन चल रहा है नंबर 1 के पायदान पर। लेकिन शैशव है 234% के रिटर्न के साथ ट्रेडर्स लीग में। मिसेस किरण 150% का रिटर्न कमा रही है, नंबर 1 के पोजीशन को होल्ड किए हुई है शानदार बढ़त के साथ। यह है वीकली रिटर्न का चार्ट और मिसेस किरण सबसे आगे। राहुल बागरी है कमोडिटी लीग में नंबर 1 के पायदान पर 111% के शानदार रिटर्न के साथ। और अब आपको भी बताते हैं कि कैसे आप इंडियन ट्रेडिंग लीग में हिस्सा ले सकते हैं। आईटीएल के जरिए आप भी 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं।
हिस्सा लेने के लिए आप www.indiantradingleague.com पर रजिस्टर करें। इसमें ट्रेडिंग के लिए आपको कम से कम 25,000 रुपए की पूंजी रखनी होगी। इसके ऊपर आप जितनी चाहें उतनी बड़ी रकम लगा सकते हैं। आपको बता दें कि ये पूंजी सिर्फ कैश ही नहीं, शेयर के जरिए भी आप रख सकते हैं। ITL में बड़े से बड़े ट्रेड पर आपको सिर्फ 20 रुपए का ब्रोकरेज देना होगा। ये कोई वर्चुअल मनी का खेल नहीं है, यहाँ असली पैसे से हो रही है कमाई, मार्केट के इन खतरों के खिलाड़ियों की तरह। बाजार USL से विजय माल्या की कंपनी से निकलने का जश्न मना रहा है। शेयर में आज तेजी दिख रही है। विजय माल्या ने मोटी रकम लेकर USL के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। माल्या को अपना पद छोड़ने के लिए 5 साल में $7.5 करोड़ मिलेंगे, लेकिन माल्या की इस तरह से विदाई कई सवाल भी खड़े कर रही है। इस खबर पर ज्यादा विस्तार से जानते अपने संवाददाताओं डिम्पी कालरा और नियति से। डिम्पी, पहले आपके पास विजय माल्या, USL और डियाजियो की डील की क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, डील है, इसमें ये बात बिल्कुल साफ है कि ये पैसा यूनाइटेड स्पिरिट्स को नहीं देना है, बल्कि डियाजियो खुद से पैसा देगा, जो कि करीब $7.5 करोड़ के आसपास की रकम बनती है, जो कि 2 फेसेस में होगा। इसमें करीब $4.5 करोड़ तो अभी दिया जाएगा और आगे 5 किस्तों में बकाया रकम दे दी जाएगी। अब एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है इस पूरी डील के अंदर, अगर आप देखें तो इसमें ये साफ हो गया है कि अब डियाजियो जो है अब पूरा कंट्रोल रख लेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स के ऊपर, क्योंकि इसका 54% स्टेक भी था। और जहां तक बैंकिंग रिलेशन की बात है, क्योंकि अब डियाजियो अपने नॉन कोर एसेट्स USL के बेच पाएगा, तो इसलिए उम्मीद ये जता रहे हैं कि इस डील में भी विन विन सिचुएशन यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए भी अप टू सर्टेन एक्सटेंट तक है, क्योंकि बैंकिंग रिलेशन उनसे इंप्रूव हो जाएंगे। जो कर्ज यूनाइटेड स्पिरिट्स के ऊपर अपना था वो विजय माल्या के बाहर जाने के बाद काफी हद तक कंप्लीट होता दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये इस इस्तीफे से ये चीज और भी साफ होती हुई दिख रही है कि विजय माल्या का अब किसी भी तरह का इस कंपनी पे कंट्रोल नहीं है, ना ही मैनेजमेंट के तौर पर, ना ही कोई लायबिलिटी के तौर पर इस तरह का कोई कंट्रोल उनके पास है। रही बात जहां तक कर्ज को लेकर, अभी भी कंपनीज पे काफी कर्ज है। जैसे आप किंगफिशर और एयरलाइंस का कुल मिला के कर्ज देखेंगे तो करीब 7,000 करोड़ का कर्ज था, जो कि माल्या ग्रुप पे अपने आप पे निजी तौर पर बनता है। और UB और मैंगलोर केमिकल पे करीब 1740 करोड़ रुपए का कर्ज अभी भी बकाया है, जो बैंकों को अभी लेना बाकी है। डिम्पी, लेकिन विजय माल्या का जो एक प्रेस रिलीज आया उसमें उन्होंने साफ किया है कि वो इस डील के बाद भारत छोड़कर UK में अपना समय बिताएंगे। तो ऐसे में ये जो आप कर्जों की लंबी चौड़ी लिस्ट बता रहे हैं, बैंकों को वसूलना बहुत मुश्किल होगा। कह सकते हैं बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि किंगफिशर एयरलाइंस जिसका सबसे ज्यादा कर्ज है वो तो वैसे भी कंपनी बंद हो चुकी है और उसको काफी हद तक विलफुल डिफॉल्ट की कैटेगरी में भी डाला हुआ है बैंक ने, और उसकी जो रिकवरी के चांसेस है, प्रोबेबिलिटी वो बेहद कम है। इसलिए अगर आप ये समझें कि बैंकों की जो मुश्किल है वो कम से कम इस लिहाज से किंगफिशर के जो अपने कर्ज है उससे कम से कम नहीं होगी। हाँ, यहाँ तक यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेकर कोई कर्ज है या फिर और जो कंपनीज पे लेकर कर्ज है उसमें, क्योंकि पूरा कंट्रोल डियाजियो का हो गया, यूनाइटेड स्पिरिट्स से पूरी तरह से विजय माल्या बाहर चले गए हैं, तो ये वाला सेगमेंट आप ये कह सकते हैं कि बैंकिंग के साथ यूनाइटेड स्पिरिट्स के अपने रिलेशन अब बेहतर हो सकते हैं नॉन कोर एसेट्स की वजह से। लेकिन हाँ, किंगफिशर को लेकर क्योंकि डियाजियो का कोई रोल नहीं है उसमें, तो वो पूरा कर्ज अभी भी बैंकों के लिए मुश्किल बन गया है। और नियति भी मेरे साथ है। नियति, ये बताइए, बाजार माल्या के निकलने से इतना खुश क्यों है? क्या कहना है दिग्गज ब्रोकरेजेस बेहद खुश है, थम्स अप दिया है इस पूरी ही डील को। स्टॉक के लिहाज से बेहद पॉजिटिव खबर है। IDFC का मानना है कि 2 बड़े रीजन ये बता रहे हैं कि डियाजियो को जो पेमेंट करना, जो माल्या को पेमेंट होगा 5,015 करोड़ रुपए का, वो डियाजियो करेगी और यूनाइटेड स्पिरिट्स नहीं करेगी। तो उनके खातों में से कोई पैसे कम नहीं होंगे या उन पर कोई डेंट नहीं आएगा। दूसरा, माल्या का जो रेजिग्नेशन है वो बहुत लंबे समय से एक अनिश्चितता थी, एक ओवरहैंग था, जो कि अब खत्म होता हुआ नजर आएगा। मैनेजमेंट की जो बड़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटी थी वो खत्म होती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से ये क्लैरिटी आ गई है कि अब फाइनली वो वहां से निकल जाएंगे और अब डियाजियो पूरा का पूरा कंट्रोल लेगा। तो ये क्लैरिटी आना बाजार को ज्यादा पसंद आ रहा है। 12 महीने का इन्होंने लक्ष्य 3,277 रुपए तक का दिया है। आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, यानी आप निवेश करके चल सकते हैं। 23% की मौजूदा भाव से आपको ये शेयर तेजी दिखा सकता है। एडलवाइज भी साल भर का लक्ष्य इन्होंने
4600 रुपए तक का दिया है। थोड़ी बहुत नहीं, 72% की मौजूदा भाव से तेजी ये दिखा सकता है। बैंकिंग रिश्ते काफी ज्यादा सुधरेंगे और साथ साथ में अभी अपने नॉन कोर एसेट्स भी बेचते हुए नजर आएंगे। तो थम्स अप दिया है, बेहद पॉजिटिव है स्टॉक के नजरिए से, ऐसा माना है ज्यादातर ब्रोकरेजेस का। शुक्रिया डिम्पी और नियति। राजेश जी, समय कम है, एक क्विक रिएक्शन आपका यूनाइटेड स्पिरिट्स पर। देखिए, स्टॉक के लिए वाकई एक अच्छी बात है, बैंकों के लिए भले जो भी हो, बट स्टॉक के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छी बात है। एक ओवरहैंग था विजय माल्या जी का, जो कि अब क्लियर होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ से कम 20-25% की बढ़त तो बहुत जल्दबाजी में दिख सकती है स्टॉक में। शुक्रिया राजेश, हमारे वक्त निकालने के लिए। राजेश जी से इजाजत लेने, मुझे भी इजाजत दीजिए। सौदा आपका में आज इतना ही, लेकिन आगे इकोनॉमिक सर्वे पर हमारी खास कवरेज।